अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान जिस ओर खींचा है, जिस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, वह राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ओर किया है कि बेहद उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति निम्न स्तर पर है। तो कई खंडों में हमने प्रश्न को लाया है कि भाई कैसे उनके सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, शैक्षणिक स्थिति पर सरकार प्रयास करे। कई योजनाएं चल रही है। जो पहले खंड है, अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी के अनुशंसा के आलोक में 2008-9 में एमएसडीपी प्रारंभ हुआ। इस राज्य में भी प्रारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विगत 5 वर्षों में एक भी योजना एमएसडीपी से नहीं ली गई। खुद सरकार ने अपने उत्तर में भी माना है कि भाई हमने केवल जो 2020 में ही योजना ली, इसके बाद कोई योजना नहीं ली है। खुद सरकार उत्तर में लिखी है। अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर को आप गौर करें तो कहा कि भाई 19-20 में 153 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई, इसके बाद कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई। ठीक है, इस योजना का नाम बदल दिया गया है अभी पीएमजेवीके योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहता है, उसमें समाहित है। केवल मैं पहला प्रश्न जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न इसलिए नहीं है कि सरकार अनुत्तर हो, मेरा प्रश्न इसलिए है कि उन अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों के दर्द का एहसास हो और उस दर्द का निवारण हो, उसके उस मर्ज की दवा आप दें। इसलिए है, कोई बहादुरी के लिए, कोई अपने लिए यह प्रश्न नहीं है। तो सरकार हमें केवल इतना बताए कि उस एमएसडीपी जो 5 वर्षों में एक योजना आपने नहीं ली, उसके कारण क्या है और 1 रुपया भारत सरकार ने आपको नहीं दिया, इसके फेल्योर, असफलता के कारण क्या है। आखिर इतने पैसे आते तो इतनी योजनाएं ली जाती। अभी भी 2020 के लगभग 1100-1200 योजनाएं लंबित पड़ी है अध्यक्ष महोदय। चिंता का विषय है, इसलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूं। पहला, माननीय मंत्री जी। महोदय, इनका कहना सही है। 19-20 में 153 करोड़ का योजना लिए थे। 21-22 कोरोना काल के चलते बैठक नहीं हो सकी। 2019 चुनाव के पश्चात 5/3/2023 को कमेटी का गठन किया गया। गठन करने के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति आई, उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा। फिर चंपा सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तो फिर से इसका नोटिफिकेशन किया गया। जब तक नोटिफिकेशन चंपा बाबू के मंत्रालय मुख्यमंत्री काल में हुआ, फिर हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए, फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर हमको नोटिफिकेशन कराना पड़ा। इसके बाद चुनाव आ गया। अभी हम लोग 25/2/2025 को डेट रखे थे इसके मीटिंग का, लेकिन उस दिन इन लोगों ने थोड़ा गलती किया कि जब जान रहे थे कि 25 तारीख को 10:30 बजे 11 बजे ये रखे थे और उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था, तो अगला डेट जैसे मुझे अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि 3 तारीख को अगला डेट हम लोग रखेंगे। फर्स्ट पाली के बाद उस दिन बजट सत्र है, तो सेकंड पाली खाली हो जाता, तो सेकंड टाइम में हम लोग इसको रखेंगे। और हम लोग चिंतित हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन संजोग ऐसा हो जा रहा था कि ये सरकार मुख्यमंत्री चेंज होने के चलते कमेटी को फिर से पुनर्गठन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार चिंतित है, मैं नहीं कहता कि आप चिंतित नहीं हैं, लेकिन चिंता का फलाफल सामने आए तब तो चिंता के बारे में आपके बारे में सोचे। आप कह दिए हम मीटिंग ना कर सके, क्या यह राज्य के अल्पसंख्यक इतना कह के संतुष्ट हो जाएंगे? उनका दर्द का ये निवारण है, उनके मर्ज की ये दवा है। अगर
अध्यक्ष जी आप बता दें कि अगर यह मर्ज की दबा है कि हम इन कारणों से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बैठक न कर पाए, तो फिर राज्य की जनता, हम तो उनके प्रतिनिधि बन के, उनकी आवाज बन के आए हैं आपके सामने। ये उत्तर नहीं है। आप गंभीरता दिखाए हैं तो गंभीरता दिखाइए, उसके फलाफल आने चाहिए। 5 वर्षों तक एक काम ना होना, भारत सरकार 1 रुपया ना देना, आपके द्वारा एक योजना का ना भेजना, ये आपके चिंता के साथ आपके अकर्मण्यता को भी दर्शाता है। आप थोड़े तेज करें। और मैं अब अंतिम में आग्रह इतना ही करूंगा इस प्रश्न पर, मैं अगला प्रश्न पूछूं। अब तो इसके अभी कुछ 5 साल को लौटाए नहीं जा सकते जो दिन चले गए, लेकिन इतना तो हो सकता है कि इस बार सरकार, यह जो प्रधानमंत्री, उनका नाम PMJVK योजना जो पड़ा है, उस योजना के तहत आप जल्दी बैठक करें और आप बेहतर सुविधाएं लेकर के अधिक से अधिक राशि को ले। बस मेरा सुझाव यही होगा, जो 3 तारीख आपने मुकर्रर किया उस 3 तारीख को बैठक करें, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाएं वहां भेजी जा सके, उनसे पैसे आप ले सके। ये प्रश्न यही पहला खंड होता है। दूसरा जो खंड है अध्यक्ष महोदय, वो मेरा ये है इसमें कि भाई हमने पहले कहा कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट देम। अगर किसी समाज को आपको विकास करना है तो उसको एजुकेशन देना होगा, एजुकेट करना होगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आपने संविधान के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 को देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई कि वो अपने धर्म, अपने संस्कृति के अनुसार अपने विद्यालयों को भी खोल सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं, और वो काफी छूट है, भारत सरकार उसको भी देती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे यहाँ हालात क्या है, हमने इसीलिए प्रश्न को 2-3 खंडों में उसका लाया है कि जो हमारे 4400 मदरसे के पद हैं, उसमें भी 3712 पद खाली पड़े अध्यक्ष महोदय, और दिन गुजर गए। मात्र इन 25 वर्षों में उर्दू की बहाली एक बार हुई। मेरे पास सारे कागजात है अध्यक्ष महोदय कि 2008 में बहालियां निकली, वो कैंसिल, 2009 में कैंसिल, 2012 में मुश्किल से बहाली हुई वो। और ये 4400 जो पद है अध्यक्ष महोदय, ये बिहार सरकार से हमने लिया है। बिहार सरकार ने जो जनरेट किया पद को, जो स्वीकृत पद था, उसी पद के अगेंस्ट की मैं बात कर रहा हूं। आज ये सीधे कह देते कि उन पदों को हमने मर्ज कर दिया। इनके 2 चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों कागजात है। आपने एक तरफ 2023 में संकल्प लिया, वो भी कागजात है मेरे पास, जो सरकार ने खुद संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय कि भाई इन पदों को मर्जर नहीं करेंगे, इन पदों पर हम, ये संकल्प है कि भाई इन पदों को हम योजना से गैर योजना में भेज रहे हैं। एक बार आप योजना से गैर योजना में भेज दिए, आज उन पदों को मर्जर की बात कर रहे हैं। यानी आपकी मंशा नहीं है कि उर्दू शिक्षकों की आप बहाली करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई उर्दू शिक्षक 2 कैटेगरी के 4400 पद मिले थे अध्यक्ष। एक तो 1 से 5 क्लास तक के जो IA ट्रेंड थे, दूसरा 5 से 6 से 8 क्लास तक जो BA ट्रेंड थे। इसके आलोक में अध्यक्ष महोदय टेट की पास भी किया, उनके बच्चे भी, उनके नौजवान भी खड़े हैं टेट पास करके, आप उनकी भी बहाली नहीं कर पाए हैं। आप सीधे जो टेट पास उर्दू शिक्षक है, आपके पास खाली पड़े पद है, उसकी बहाली करें, पहली मांग है। दूसरी मांग अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, इनको डायरेक्शन दिया है सरकार को कि भाई जो +2 की पढ़ाई, कॉलेजेस की पढ़ाई, ये जो चल रहे हैं बिना शिक्षकों का, मेरे पास उनके भी कागजात है अध्यक्ष महोदय कि राज्य के +2 विद्यालयों, इंटर स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षक नहीं है। रीट याचिका 174 218 में यह ऑर्डर है कि भाई 218 में ही यह ऑर्डर हुआ कि भाई आप शिक्षकों की बहाली करें। आज तक उर्दू शिक्षक की +2 बिना शिक्षक के ही लोग पास हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। और तीसरा मांग हम शिक्षा में किए हैं कि जिस प्रकार दूसरे जगह, जैसे आपके बिहार में उसके लिए उर्दू फारसी अलग, उनके मौलाना हक के नाम पर अलग से यूनिवर्सिटी है, हम भी यहाँ चाहते हैं कि जो लोगों की मांग है, यहाँ भी शेख भिखारी के नाम पर अरबी, फारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी खुले, तब शिक्षा का स्तर मदरसों के लिए अलग से बोर्ड बनाए। फिर मदरसों के लिए अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो किसी यूनिवर्सिटी को तैयार करें, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे हों,
जो बात अभी थोड़ी देर में कमेंट पास कर रहे थे सीपी बाबू, ये दोबारा उनको मौका ना मिले, हम ये काम करें। तो ये मेरी मांग है आपसे, इन कामों को आप कब तक कर रहे हैं, ये मेरा सीधा प्रश्न है एजुकेशन विभाग। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सारी बातें रखी, बात भी सही है और हम लोग लगे हुए हैं शिक्षक बहाली में और मदरसा शिक्षकों को भी हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो 2019 से 24 तक का जो कार्यकाल रहा है, एक मंत्री खड़े हैं, आपको दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप कुछ बोल। आज तक जितना कल्याण विभाग द्वारा काम हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के या पूरे विश्व में इतना काम नहीं हुआ। चाहे कब्रिस्तान घेराबंदी हो, चाहे मदरसा हॉस्टल, 116 मदरसा हॉस्टल हम दिए हैं माननीय हेमंत बाबू के कार्यकाल में, उनके आदेश से ये हुआ है। और जहाँ तक आलिम फाजिल का बात है, ये सही में एक समस्या है जिसको हम लोग अभी फ़िलहाल रांची यूनिवर्सिटी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो उर्दू फारसी के लिए शेख भिखारी अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का बात कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। ये इस तरह उर्दू फारसी ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट शेख भिखारी विश्वविद्यालय होगा, उसमें उर्दू फारसी ये लफ्ज नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने मदरसा बोर्ड के लिए कहा गया है, वो प्रक्रिया में है। सारे कागजात हम लोग बिहार से और उड़ीसा से और बंगाल से मंगा चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग मदरसा बोर्ड बनाने का काम करेंगे। एक और अभी मदरसा में SPEM, जो आप नहीं पूछे लेकिन बतला देते हैं, जो 2014 से मोदी सरकार जब आई उस वक्त से बंद कर दिया गया था। हम लोग अभी पिछला 14/10/2024 को कैबिनेट में निर्णय लेकर 9 करोड़ रुपया उसमें 5 वर्ष के मानदेय के लिए दिया। आप हो गया प्रदीप बाबू? नहीं, उसके 3 खंड है ना, 3 खंड है तो नहीं, आखिर पूरे समुदाय की बात है, तीनों खंड के। अच्छा, अंतिम खंड है। केवल इन्होंने बात उठाया, मैं तो उस पर नहीं कहना चाह रहा था छात्रावास का। मंत्री महोदय, आपके 14 छात्रावास है मुस्लिम समुदाय के नौजवानों के लिए रांची में, जरा कभी टहल के देखिए और मेरी बात सुन लीजिए पूरी, तब उत्तर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। 3 आपके जिम्मे है, 11 जो है वो निजी संस्थानों के जिम्मे चला गया है। बच्चों से चार्ज लिया जाता है रहने का, आपने फ्री देने का वादा किया है, आपने फ्री के लिए उनके लिए बनाया था। हम खुद उन 14 जाकर के 14 छात्रावासों को देख करके आपको यहां ताल ठोक रहे हैं। 14 छात्रावास में गया हूं। कहानी ये है, थोड़ी संजीदगी से आप चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही मेरा उत्तर वही अटक जाता है कि फलाफल रिजल्ट नहीं, आउटकम आना चाहिए। हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम नीति बना रहे हैं, बन रहा है, आउटकम दिखना चाहिए कि हमने ये कर दिया, वो दिखाइए। बस मेरा आग्रह होगा। और अंतिम खंड का मैं प्रश्न कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न बड़े ही छोटे हैं लेकिन ऐसे लोगों के लिए हैं अध्यक्ष महोदय, जो गरीब बुनकर है। 156 कॉर्पोरेटिव सहयोग समितियां चल रही है जो रजिस्टर्ड है अध्यक्ष, तो 20,000 बुनकर उससे जुड़े हुए हैं। उनकी आर्थिक सहायता की हमने बात कही है कि सरकार उनको आर्थिक सहायता कैसे दे ताकि वो बुनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज पैरों पर हमने कहा कि आप सबको फ्री बिजली देते हैं, इन बुनकरों को क्यों नहीं फ्री बिजली आप देते, ताकि वो आर्थिक मजबूती उनके मिल सके। एक तो ये है अध्यक्ष महोदय, और मेरा अंत में यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए आपने, इसी सरकार ने भीड़ हिंसा एवं भीड़ लॉन्चिंग निवारण विधेयक 2021 दिसंबर में पास किया, जिस समय माननीय सीपी बाबू के पूरा गैंग विरोध कर रहे थे, आपने देखा होगा, लेकिन आपने पास कर दिया अध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल ने 17 मार्च 2022 को आपको लौटा दिया। फिर से सरकार इस
बिल को क्यों नहीं विधानसभा में लाई है? ये दोनों मेरे प्रश्न हैं। और उसी में से कि भाई गरीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें भी जिस प्रकार आदिवासी दलितों को हम प्रायोरिटी से पट्टा देते हैं, ऐसे समुदायों को भी जमीन का प्रायोरिटी से हम पट्टा दें ताकि वो भी घर बनाकर शान से जी सके इस राज्य में। ये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक माने सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं। ये एक जाति को लेकर के बोल रहे हैं, क्रिश्चियन के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। और जहाँ तक फ्री बिजली की बात है, वैसा कोई कानून नहीं है हथकरघा में कि हम फ्री बिजली दे सकें। और जमीन देने की बात है, वो भी कहीं इसमें आज तक नहीं हुआ है। जमीन हम लोग भूमिहीन, दिव्यांग और शहीद हुए पुलिसकर्मियों को या उनको देते हैं। आपका प्रस्ताव आया है, हम लोग इसको अभी विभाग में रखेंगे, इसके बाद कैबिनेट ले जाएंगे, कैबिनेट मंजूरी देगा तो हम लोग करेंगे। चलिए ठीक। माननीय सदस्य अमित कुमार जी, आगे आप मंत्री जी आपका बातों को ले लिए, अब कैबिनेट जाएंगे तब तो कुछ बोलेंगे। विषय पर समुचित विचार करने दीजिए। अच्छा अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रक्रिया सबको पता हाँ, है कि सांगोपांग विचार होगा तो। मेरी बात तो आप सुने, ये तो सबको पता है कि भाई विषय को सरकार लेगी, कैबिनेट लेगा, तब निर्णय होगा, विधानसभा लागे, किसको पता नहीं? ये तो सबको पता है। हम आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, सरकार की इच्छा क्या है? क्या उन भूमिहीन मुसलमानों को, हम मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक के बारे में हमने कहा है कि भाई उनको आप जमीन देना चाहते हैं, सरकार अपनी इच्छा बताए। क्या बुनकरों के बिजली माफी सरकार चाहती है? ये सरकार अपनी इच्छा बताए। क्या उन बुनकरों को आर्थिक सहायता देना चाहती है? ये सरकार अपनी इच्छा बताए। और जिस मॉब लॉन्चिंग बिल को जो वापस किया है, उन्हें सरकार सदन में रखना चाहती है, अपनी इच्छा शक्ति बताए, निर्णय तो बाद में होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय बड़े भाई प्रदीप जी ने जो सारी बातें बोले हैं, उस पर हम लोग अमल करने का कोशिश करेंगे।